नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आज हम सीखने वाले हैं। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, इफ एन अमाउंट इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन reduce by x%, then percentage change will be a decrease of x square by 100%। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि अगर कोई भी अमाउंट पहले x% से इंक्रीज हो रही है और बाद में सेम x% से रिड्यूस हो रही है, तो टोटल परसेंटेज चेंज जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100%। तो टोटल परसेंटेज चेंज हमेशा हमें डिक्रीज में आएगा, जो कि रहेगा एक्स स्क्वायर बाय 100%। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। The percentage change in a number when it is first decreased by 10% and then increased by 10% is। तो क्वेश्चन दिया है कि कोई भी एक नंबर है जो जिसकी वैल्यू पहले 10% से डिक्रीज हो रही है और बाद में सेम 10% से इंक्रीज हो रही है, तो उस नंबर में टोटल परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है वो हमें पता करना है। तो हमें मालूम है कि जो भी परसेंटेज चेंज आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिक्रीज ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 100%। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी गई है 10%। तो पहले 10% से डिक्रीज हो रहा है और बाद में 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100% का परसेंटेज चेंज आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 100 बाय 100। तो यानी कि परसेंटेज चेंज कितना आया, 100 गया, 100 गया, तो टोटल 1% का क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। तो जो एक नंबर है जिसकी वैल्यू पहले 10% से डिक्रीज हो रही है और बाद में सेम 10% से इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे नंबर की टोटल जो परसेंटेज चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, 1% डिक्रीज आएगा। हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, when the value of an object is first changed by a% and then by b%, then the net effect यानी total percentage change is equal to plus minus a plus minus b plus minus a into plus minus b upon 100%। तो सेकेंड फॉर्मूला में हमें क्या बताया है कि अगर कोई भी वैल्यू पहले a% से चेंज हो रही है और बाद में b% से चेंज हो रही है, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, दोनों टाइम सेम x% से वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही थी। लेकिन सेकेंड फॉर्मूला में क्या है कि जो चेंज आ रहा है वो अलग अलग परसेंट से आ रहा है। तो पहले a% था और बाद में b%, तो ओवरऑल चेंज नेट इफेक्ट क्या आएगा इसका, तो उसका फॉर्मूला है प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस a इंटू यानी मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस b बाय 100। तो यहाँ पे जो a और b का प्लस माइनस वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, अगर a% से इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस कंसीडर करेंगे और a% से डिक्रीज हो रहा है वैल्यू तो हम माइनस कंसिडर करेंगे। तो b के लिए भी सेम, अगर b की वैल्यू
इंक्रीज हो रही है तो प्लस कंसिडर करेंगे और डिक्रीज हो रही है तो माइनस कंसिडर करेंगे. The price of an article is first increased by 20% and later on the price was decreased by 25% due to reduction in sales. तो कोई एक आर्टिकल है, उसकी प्राइस पहले 20% से इंक्रीज हुई और बाद में 25% से डिक्रीज हुई, यानी ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है. Find the net percentage change in the final price of article. तो पहले 20% से इंक्रीज हुई प्राइस, बाद में 25% से डिक्रीज हुई, तो नेट परसेंटेज चेंज, टोटल परसेंटेज चेंज कितना आया उसके प्राइस में, ये हमें ढूंढना है. तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 20%, जो कि इंक्रीज हो रही है, तो हम पॉजिटिव लेंगे. बी की वैल्यू क्या है, 25%, जो कि डिक्रीज हो रही है, तो हम क्या लेंगे, -25. माइनस क्यों लिया, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो नेट इफेक्ट या टोटल परसेंटेज चेंज क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी अपॉन 100 बराबर. तो ए की वैल्यू क्या आएगी, +20, बी की वैल्यू क्या है, -25, प्लस ए की वैल्यू है 20 इंटू बी की वैल्यू है -25/100. 20 -25 प्लस, तो यहां पे क्या आएगा, -5 आया. तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 -25 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -5. 20 -30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -30. तो 20 -30 का आंसर आएगा -10. तो हमारा जो परसेंटेज चेंज आया, वो कितने परसेंट का आया, 10% का. तो 10% का टोटल चेंज आया, लेकिन ये चेंज कैसा है, यहाँ पे हमारा साइन आया है माइनस, इसलिए ये क्या आएगा, 10% डिक्रीज आएगा. बराबर, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आया और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीज. तो टोटल परसेंटेज चेंज 10% का, लेकिन कैसे, डिक्रीज आएगा, जो कि हमें इस निगेटिव साइन से समझ में आ रहा है. थर्ड फॉर्मूला है, इफ वैल्यू ऑफ ए इज x% मोर और लेस देन द वैल्यू ऑफ बी, देन द वैल्यू ऑफ बी इज x by 100 plus minus x into 100% less or more than the value of a. तो हमने पहले वीडियो में जो सैलरी प्रॉब्लम देखे थे, ये फॉर्मूला उससे ही रिलेटेड है. लेकिन पहले वीडियो में हमने जो सैलरी प्रॉब्लम देखे थे, उसमें क्या था, अगर x की वैल्यू 100%, 50%, 33.33%, 25%, 20%, 16.66%, 14.28%, 12.5%, 11.11% या 10%, इनमें से अगर कोई भी x की वैल्यू हमें दी जाती है, तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली इनके लिए जो वैल्यू थी वो पुट करते थे. जैसे 100 की 1/1, 50 के लिए 1/2 पुट करते थे, 33.33 के लिए 1/3, 25 के लिए 1/4, 20 के लिए 1/5, 16.66 के लिए 1/6, 14.28 के लिए 1/7, 12.5 के लिए 1/8, 11.11 के लिए 1/9 और 10 के लिए 1/10.
ये वैल्यूज हम डायरेक्टली पुट करके आंसर लाते थे, बराबर। लेकिन अभी अगर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू अदर देन मतलब इनके अलावा अगर हमें कोई भी वैल्यू दी जाए तो हम डायरेक्टली कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर इनके अलावा हमें x की वैल्यू दी जाए और हमें आंसर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x बाय 100 प्लस माइनस x इंटू 100%। तो अगर a की सैलरी x% से अगर ज्यादा है तो b की सैलरी इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करके लाएंगे जो कि लेस देन a रहेगी, या फिर a की सैलरी x% से लेस है तो b की सैलरी क्या रहेगी? इस फॉर्मूला से जो आंसर आएगा उससे मोर देन ए रहेगी। तो हमें याद रखना है कि अगर ये वैल्यूज है तो हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू पुट करके आंसर लाएंगे। अगर इन परसेंटेज से अगर दूसरा कोई परसेंटेज वैल्यू दिया है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ the salary of Manoj is 40% less than that of सुभाष। तो देखो यहाँ पे हमें 40% दिया है तो 40% के लिए डायरेक्ट कौन सा हमारे पास वैल्यू थे ही क्या? नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ द सैलरी ऑफ मनोज इज 40% लेस देन दैट ऑफ सुभाष, then by how much percentage is the salary of Subhash more than that of Manoj? अगर मनोज की सैलरी सुभाष से 40% लेस यानी कम है तो सुभाष की सैलरी मनोज से कितने परसेंट ज्यादा रहेगी, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? मनोज की सैलरी क्या है? 40% लेस देन सुभाष, ऐसे हमें बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 40%, बराबर 40% है। तो हम सुभाष की सैलरी कितनी ज्यादा रहेगी तो क्या करेंगे, x बाय 100। यहाँ पे हमें प्लस माइनस दिया गया है तो ये प्लस माइनस का क्या मतलब है? अगर ये सैलरी पहले लेस है तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हमें मोर दिया होता तो हम प्लस साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? 40% लेस, तो हम इसलिए क्या करेंगे? माइनस साइन यूज करेंगे। फोर्टी डिवाइड बाय क्या आएगा? 60 इंटू 100। टू जार 2 3 जार, तो यहाँ पे क्या आया? 200 डिवाइड बाय 3। तो अगर हम 3 से 200 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 66.67%। क्या आएगा? लेस दिया है तो सुभाष की सैलरी क्या आएगी? 66.67 से मोर क्या आएगी? मोर देन मनोज। तो सुभाष की सैलरी मनोज से 66.67% मोर आएगी। तो हमें याद रखना है कि ये वैल्यू दिए रहेंगे तो हम डायरेक्टली इनके लिए वैल्यू पुट करेंगे। अगर इनके अलावा कोई भी वैल्यू दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला
यूज करेंगे। अगर यहाँ पे लेस दिया है तो माइनस साइन यूज करेंगे, अगर मोर दिया है तो प्लस साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है P% of a certain sum is taken by first man and Q% of the remaining sum is taken by second man, and finally R% of the remaining sum is taken by third man. If A is the remaining amount, then initial amount is equal to 100 into 100 into 100 into A divide by 100 minus P into 100 minus Q into 100 minus R। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी एक टोटल अमाउंट है तो उसमें से किसी एक ने P% इतना अमाउंट निकाल लिया, बाद में जो अमाउंट बचा उसमें से दूसरे ने Q% इतना अमाउंट निकाल लिया, और बाद में जो अमाउंट बचा उसमें से R% किसी ने निकाल लिया, और फाइनली ए इतना अमाउंट बच गया। तो इनिशियल अमाउंट यानी स्टार्टिंग का अमाउंट, शुरुआत का अमाउंट कितना था, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ए यानी ये वैल्यू डिवाइड बाय 100 माइनस पी, 100 माइनस क्यू एंड 100 माइनस आर। तो यहाँ पे 3 बार 100 क्यू दिया है क्योंकि यहाँ पे पी क्यू आर है, इसलिए 100 100 100। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इनिशियल अमाउंट यानी स्टार्टिंग का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर 10% इज डिडक्टेड एज द हाउस रेंट, 20% of the rest he spends on conveyance, 20% of the rest he pays as a income tax, and 10% of the balance he spends on clothes. Then he is left with 15,552. Find his total salary. तो हमें क्या दिया है कि एक ऑफिसर है, उसकी सैलरी में से P का वैल्यू क्या आएगा 10% उसका हाउस के रेंट में जाता है, Q का वैल्यू है 20% उसका कन्वेंस में जाता है, और बचा हुआ अमाउंट से R यानी वापस 20% इनकम टैक्स में जाता है, और उसमें से जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें से 10% अमाउंट वो क्या करता है क्लोथ्स के ऊपर खर्च करता है, और फाइनली तभी उसके पास ये सब खर्चा करने के बाद उसके पास ए यानी कितना अमाउंट बचता है 15,552 इतना अमाउंट बचता है। तो उसका टोटल सैलरी कितना था यानी शुरुआत का अमाउंट कितना था जिसमें से उसने इतना खर्चा किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इनिशियल अमाउंट is equal to 100 into 100 into 100 into 100 into A divide by 100 minus P, 100 minus Q, 100 minus R and 100 minus S। तो यहाँ पे हमने 4 टाइम्स 100 क्यों लिया क्योंकि हमें 4 वैल्यूज दी गई है, तो इसलिए हमने 4 बार 100 लिया। तो हमारा इनिशियल अमाउंट क्या आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू ए का वैल्यू है 1,552 डिवाइड बाय 100 माइनस पी कितना है 10, तो 100 माइनस 10 कितना आएगा 90 आया। 100 माइनस क्यू क्या वैल्यू है 20, तो 100 माइनस 20 आया 80। 100 माइनस आर का वैल्यू है 20, तो 100 माइनस 20 वापस आया 80, और 100 माइनस एस का वैल्यू है 10, तो 100 माइनस 10 इज 90। 0 0 कैंसल,
अभी देखो यहाँ पे 9 है 8 है, तो हम 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं, जो जो क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट की टोटल को अगर हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो उस पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी टोटल क्या है कि 1 + 5 6 + 5 11 + 5 16 और +2 18। तो 18 को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इस पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 तो वापस ये नंबर आया, तो ये नंबर की टोटल हम देखते हैं। 1 + 7 8 8 + 2 10 + 8 18, वापस 18 आया, तो इस 18 को हम वापस 9 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर टोटल को डिवाइड कर सकते हैं तो पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। वन 92 आया, बाद में हम 8 से देखेंगे। 8 1s are 8 1s are 8 3s are, तो फाइनली कितना आया? 3 × 100 ये वाला और इंटू 100, सॉरी 100। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? तो इनिशियल अमाउंट कितना आया? 30,000। तो उसका सैलरी कितना आया? 30,000 आया। तो 30,000 में से उसने ये सब खर्चा किया तो इतना बचा था। तो इन वैल्यूज से हमने ये फॉर्मूला यूज करके उसका इनिशियल अमाउंट फाइंड आउट किया। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ द पॉपुलेशन और कॉस्ट ऑफ ए town or an article is P and annual rate of increase or decrease is R%, then population or cost after n years is P into 1 ± R/100 raised to n, and population or cost before n years is equal to P upon 1 ± R/100 raised to n। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? कोई भी एक शहर है, उसका पॉपुलेशन दिया है, या तो कोई भी एक आर्टिकल है, उसका प्राइस यानी कॉस्ट अगर P है, और उसके उस शहर के पॉपुलेशन में या उस आर्टिकल के प्राइस में एनुअल यानी सालाना R% का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पॉपुलेशन या कॉस्ट आफ्टर n ईयर्स कितना रहेगा ऐसा पूछा है, तो अगर आफ्टर पूछा है तो हम क्या करेंगे? P इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाय 1 ± R/100 रेज टू n। तो प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर R% इंक्रीज हो रहा है तो हम प्लस लेंगे, अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस लेंगे। और अगर हमें पूछा है कि पॉपुलेशन या कॉस्ट बिफोर यानी पहले का n ईयर्स, तो बिफोर पूछा रहेगा तो क्या करेंगे? P डिवाइड बाय यानी P को डिवाइड करेंगे किससे? 1 ± R/100 रेज टू n। अगर R इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और R डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो इस तरह से आफ्टर पूछा तो P से मल्टीप्लाई करेंगे और बिफोर पूछा तो P को डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर इफ present population is 9,261, the population 3 years
ago was। तो क्या दिया है कि पॉपुलेशन कितना है 9261 है। R% कितना दिया है 5% से पॉपुलेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो n यानी नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं 3 दिए हैं। तो हमें क्या पूछा है पॉपुलेशन 3 इयर्स अगो का ही मतलब होता है बिफोर। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पॉपुलेशन 3 ईयर अगो इज इक्वल टू P। अभी बिफोर यानी अगो का पूछा है तो हम क्या करेंगे P डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस R बाय 100 रेस टू n। तो P का वैल्यू कितना है 9261 डिवाइड बाय 1। यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। क्यों प्लस आएगा क्योंकि R% से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आएगा। R का वैल्यू है 5 बाय 100 रेस टू n कितना दिया है 3। 9261 डिवाइड बाय 5 1s are 20। तो 20 इंटू 1 कितना आया 20 प्लस 1 21। तो क्या आया 21 बाय 20 का क्यूब आया। तो अगर 21 बाय 20 डिनोमिनेटर में है तो इसका रेसिप्रोकल लेके हम मतलब डिवाइड है यहाँ पे 21 बाय 20 तो इसका रेसिप्रोकल को हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी क्या आएगा 9261 डिवाइड बाय तो इसका रेसिप्रोकल जाके उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा कितना है 3 बार है तो 20 बाय 21 इंटू 20 बाय 21 इंटू 20 बाय 21 तो इज इक्वल टू क्या आएगा। इसका टोटल देखते हैं 9 प्लस 2 11 प्लस 6 17 और 1 18। तो यानी कि इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अभी इसका टोटल देखते हैं 18 आ रहा है तो वापस हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1s are 3 0 3 7s are 21। बाद में 10 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3 9 प्लस 3 12। तो 12 को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो इस नंबर को भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3s are 9 3 4s are 12 3 3s are 9 तो 3 7s are 21। तो 7 का क्यूब कितना आएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना आएगा 343। तो क्या बचा 20 इंटू 20 400 इंटू 20 तो कितना आएगा 8000। तो पॉपुलेशन 3 ईयर अगो इस कितना आया 8000 आया। तो हमने क्या किया हमें P का वैल्यू दिया था R का वैल्यू दिया था जो कि सालाना ईयरली क्या हो रहा है बढ़ रहा है 5% से। तो हमें पूछा गया था कि आज की पॉपुलेशन इतनी है तो
3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी ये हमें पूछा गया है। तो हमने क्या किया, पहले का पूछा है इसलिए p डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस r बाय 100 रेज़ टू n फॉर्मूला यूज किया और जब वैल्यू पुट की तो हमें ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला है on increasing or decreasing the cost of a certain article by x%, a person can buy a kg less or more article in rupees y. Then increase cost of the article is rupees xy by 100 into a and initial cost is xy upon 100 plus minus x into a. तो अभी यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि कोई भी एक आर्टिकल है, अगर उस आर्टिकल की प्राइस x% से या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किससे, x% से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो अगर इंक्रीज हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, a kg इतना कम खरीद रहे हैं y रुपीज में। अगर किसी आर्टिकल की प्राइस x% से बढ़ रही है तो हम a kg इतना कम खरीद पा रहे हैं y रुपीज में। या उस आर्टिकल की प्राइस x% से डिक्रीज यानी कम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, a kg इतना ज्यादा खरीद सकते हैं y रुपीज में। तो इन दोनों कंडीशन में अगर प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो आर्टिकल की बढ़ी हुई प्राइस, कितनी प्राइस आर्टिकल की बढ़ी, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, x इंटू वाई, x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू a। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल एंड इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट यानी उस आर्टिकल की शुरुआत की प्राइस कितनी थी, तो ये वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, x इंटू वाई अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू a। तो ये प्लस माइनस क्या है, अगर वैल्यू x% से बढ़ रही है तो यहाँ पे प्लस आएगी, अगर वैल्यू x% से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले से हम इंक्रीज कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%. Now a person can buy 500 gram more sugar of rupees 36. The original price of the sugar per kg was. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि शुगर की प्राइस x की वैल्यू कितनी है, 20% से क्या हो रही है, रिड्यूस यानी कम हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, 36 रुपीज में, यानी y की वैल्यू कितनी है, 36, तो हम 36 रुपीज में क्या कर सकते हैं, 500 ग्राम शुगर ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी a कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वॉज, तो इसकी इन ओरिजिनल प्राइस यानी इनिशियल कॉस्ट कितनी है, ये हमें पूछा गया है। तो इनिशियल कॉस्ट किस में पूछा गया है, केजी में, और हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू कितनी दी है, ग्राम में दी गई है। तो हम इस ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 500 ग्राम यानी कितना, 1/2 केजी बराबर। तो हमारा इनिशियल कॉस्ट कितना आएगा, उसका फॉर्मूला है xy अपॉन 100 प्लस माइनस x इंटू a। तो कितना आया इनिशियल कॉस्ट, x का वैल्यू कितना है,
20 इंटू वाई का वैल्यू है 36 डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे हम प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस। x का वैल्यू कितना है 20 और इंटू कितना आया a का वैल्यू है 1/2, या हम 0.5 भी ले सकते हैं। 20 इंटू 36 डिवाइड बाय 80 इंटू 1/2, 100 माइनस 20 कितना है 80, तो 2 1s आर कितना आया 40 is equal to 20 into 36 divided by 40, तो 20 1s are 2s are 2 1s are 18। तो क्या आया, इनिशियल कॉस्ट कितना आया, ₹18 आया। तो शुगर की पहले की कीमत क्या थी, 18 रुपए थी। समझ में आया? तो इस तरह से हम इनिशियल कॉस्ट निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि इंक्रीजिंग, अगर ये रिड्यूस की जगह पे इंक्रीज हो रहा होता, तो हम इस फॉर्मूले से कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है ये इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा था, इनिशियल कॉस्ट यानी ओरिजिनल प्राइस पूछा था। तो ओरिजिनल प्राइस कितना था, 18 रुपीज था। तो ये जो हम 6 फॉर्मूले अभी देखे हैं, तो परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन फॉर्मूले से रिलेटेड ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ये सब फॉर्मूले हमें ठीक से याद करने हैं और इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।